अगेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लंबा टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक, समझता हूँ थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट यस हैविंग सम इम्पोर्टेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, सो आपको वो चीज़ें स्किप नहीं करनी है। स्लोली इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ख़त्म किया, 1853 तक पहुँचे थे। आज हम क्राउन रूल शुरू करते हैं। क्राउन रूल जैसे मैंने आपको बताया कि वाई इट इज़ कॉल्ड क्राउन रूल, क्योंकि अब 1857 रिवोल्ट हो चुका है। 1857 रिवोल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गया किसकी तरफ? ब्रिटिश क्राउन की तरफ, जिसको चलाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे वो उसको रिपोर्ट करेगा। इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी, अब वाइसरॉय कहलाएगी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जो एक प्रॉपर हायरार्की ऑफ फंक्शनिंग करने जा रहे हैं। तो इट्स बेटर कि विदाउट एनी फर्दर एडू हम सीधे अपने कंटेंट पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसका एक और दूसरा नाम है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, जैसा कि नाम है खुद ही दिखा रहा है कि अब जो आपको सर्विसेज मिलेंगी, जो गवर्नेंस फीचर्स आपको मिलेंगे, बेटर मिलेंगे। जो गलतियां पहले की हैं हम उसको सुधारने के लिए ये लॉ लाए हैं, ये ऐसा मैसेज दे रहे थे। ठीक है, इसने किया क्या? इसने एबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को और ट्रांसफ़र किया पावर किसको? सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, वो करते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं वो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसमें। पहला, प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। सीधी सीधी बात कि अब कोई बीच में मीडिएटर, कोई भी एक मीडियम नहीं होगा, बीच में इंटरमीडियरी नहीं होगा। अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का रूल इंडिया पे चलेगा। चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दी वॉइसरॉय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कहला रहा है। ये चेंज क्यों किया? नाम चेंज क्यों किया? वही रहने देते। ये चेंज करने से एक चीज उन्होंने सिग्निफाई करी कि अब जो वॉइसरॉय जो हमने अथॉरिटी बनाई है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका? ब्रिटिश क्राउन का। ठीक, इसमें कोई नया बंदा अपॉइंट नहीं किया गया। जो ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, उन्हीं को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से डेजिग्नेट कर दिया गया। ठीक है, अब वॉइसरॉय जो होगा वो सीधे सीधे रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि एजेंट है किसका? ब्रिटिश क्राउन का, मैजेस्टिक। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स में गवर्नर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है कि ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली वॉइसरॉय ऑफ इंडिया से भी आपको यही समझना है कि ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया। पहले डबल गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था। कॉमर्शियल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अब ये दोनों बॉडी खत्म कर दी गई। उसकी जगह वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया में क्राउन का हेड, रिप्रेजेंटेटिव जिसे आप बोलते हो, और ब्रिटेन में एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई जो कि इंडिया को अफेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो पूरी तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल और अथॉरिटी देखेगा। ठीक है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है और सीधे सीधे अकाउंटेबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इंडिया से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होने वाले हैं, जितना भी काम किया जा रहा है और जितना भी काम किया जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई लॉ बना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया, वो इंडिया पे इंप्लीमेंट होगा। कोई मैसेज अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडिया की तरफ जा रहा है तो वो सारी चीज़ें देखने का काम किसका है? इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि डेलीगेट करेगा किसको? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को, और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया उस चीज़ को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, मदद करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाएगी। क्या बनाएगी? 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की हेल्प करेगी एज फार एज द इंडियन अफेयर्स आर कंसर्न। इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको हायरार्की यहां पे बना के दिखा सकता हूं। सीधे सीधे ये कह रहा है कि सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन, ठीक, ब्रिटिश क्राउन के नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडिया में जब वही अथॉरिटी इंप्लीमेंट होगी तो वो हेड उसका होगा वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कंप्लीट हायरार्की है। ठीक है, यही चीज ये पूरे ईस्ट 1858 एक्ट ने इंप्लीमेंट किया कि ये हायरार्की है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे टू वे कम्युनिकेशन होगा। कोई भी मैटर इंडिया से जब होगा, वो इंडिया से मैसेज जाएगा कैसे, तो उसके लिए वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है जो यहाँ का मैटर वहाँ ले जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक पहुँचाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस चीज़ को पार्लियामेंट के सामने रखेगा। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, कोई डिसीजन लिया इंडिया के अफेयर्स के लिए, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोला जाएगा टू बी कम्युनिकेटेड टू हुम, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया उसको इंडिया में लाके इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, ये आपका 1858 एक्ट था। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझने वाली ही हैं और आसानी से समझ में भी आ रही होंगी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1858 largely confined to the improvement of administrative machinery by which Indian government was to be supervised and controlled in England। जो मैंने अभी आपसे चीज़ें बोली वही चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी है। इंडियन गवर्नमेंट अब ऑटोनॉमसली काम नहीं कर सकती, अब सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल उसके ऊपर होगा। ठीक, लेकिन वो कंट्रोल होगा कैसे, उसके लिए उन्होंने वो मैकेनिज्म बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके नीचे वॉइसरॉय। ठीक है, इट डिड नॉट ऑल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। बट इसके अलावा जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, उसके अलावा जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में ग्राउंड लेवल पे चल रहा था, प्रोविंसेस का गवर्नेंस, लोकल बॉडीज का गवर्नेंस, रेवेन्यू का स्टेट, वो सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। लेकिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह जो एक्ट कर रही थी, वो सिस्टम अब खत्म, उसकी जगह एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ जिससे डायरेक्टली इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अगला, after the revolt of 1857 British government felt the necessity of seeking cooperation of Indians in the administration of their country, and in pursuance of this policy of association 3 acts were enacted by British Parliament in 1861, 1892 and 99। इसका क्या मतलब हुआ, हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जब गवर्नर जनरल यहाँ पे काम करते थे, उनका मेजर फोकस किस पे था, एनेक्सेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन और रेवेन्यू बनाने के में। ठीक, हमने बात करी थी सब्सिडियरी अलायंस की, हमने बात करी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए जब 1857 में रिवोल्ट हुआ, तो इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये डिसाइड किया गया कि जिन चीज़ों से आपको हेल्प चाहिए टू कंटिन्यू आवर रूल इन इंडिया, उन चीज़ों को आप सता नहीं सकते, हटा नहीं सकते, परेशान उनको ना करा जाए, तो आपको कुछ फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। यू कैन नॉट मेक फोर्स एंड रूल इंडिया इन द सेम मैनर, तो आपको कुछ फ्रेंड्स बनाने हैं। तो सबसे अच्छा दोस्त कौन समझ में आया, 1857 रिवोल्ट आपने पढ़ा होगा, आपको पता चलेगा प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे उन्होंने अपने आप को रिवोल्ट से अलग रखा मोस्टली। ठीक है, दूसरे सबसे अच्छे जो फ्रेंड्स निकल के आए वो थे जमींदार, तो जमींदार को भी सपोर्ट देना जरूरी था, तो उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड ऑन किया जाए। ठीक, तो अब धीरे धीरे इन द नेम ऑफ इन्वॉल्विंग इंडियंस इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसको इन्वॉल्व करेंगे, जो हमारे चाहते हैं। ब्रिटिश ने भी वही किया कि भाई हमारे एजेंट्स को हम लेके आते हैं पार्लियामेंट्स में, लेजिस्लेचर्स में, लोकल बॉडीज में, और उनके थ्रू रूल करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, हमारा काम भी हो जाएगा, हम जो कहेंगे वही होगा। ठीक, दूसरी तरफ लोकल पॉपुलेशन जो है उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है, वो काम कर रहा है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। तो एक कम्युनिकेशन चैनल भी डेवलप हो गया, हमारा इंटरेस्ट भी फुलफिल हो गया, और लोकल पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट भी नहीं हुआ, यानी कि वहाँ से कोई अपोजिशन भी नहीं आएगा कि नहीं अब कोई फॉरेन रूल है, हम तो आप ही का बंदा लगा रहे हैं वहाँ पे, आपको तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे करी। 1858 के बाद जब लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करने की बात आई, तो ये 3 काउंसिल एक्ट्स 1861, 1892 और 1909, ये 3 काउंसिल एक्ट्स आए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इन चीज़ों पे आते हैं जहाँ पे इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोट करने की बात आ रही थी। पहला 1861 इंपॉर्टेंट एक्ट है, कैसे, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ, आप जिस पॉलिटी में इस टाइम हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में आप हैं, आपके यहाँ पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, और 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बाद आपके पास लोकल बॉडीज भी हैं। ठीक है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ही रिप्रेजेंटेटिव्स
वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके द्वारा चुने गए हुए हैं और वो आपका ही इंटरेस्ट वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही फेज ये वाला इंट्रोडक्शन का है जहाँ पे बोला गया रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। मतलब अब अगर हम लोकल्स को, इंडियंस को रूल करना चाहते हैं तो हम अपने बंदे नहीं लगाएंगे, हम लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स उठाएंगे और उनके थ्रू ही उनको रूल करेंगे। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेटिव्स इंट्रोड्यूस कराए गए। किसके रिप्रेजेंटेटिव्स? लोकल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडियन पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट प्रोवाइडेड वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस। अगेन ये ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, बट यहाँ पे इलेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे लोकल पॉपुलेशन के, बट वो आएंगे कैसे? थ्रू नॉमिनेशन। नॉमिनेशन कौन करेगा? वाइसरॉय। ठीक। और उसी तरीके से इसी प्रोविजन के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया किसको? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड दिनकर राव टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, फिर से समझते हैं कि यहां रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है कि अब ब्रिटिश चाहते हैं कि लोकल्स का पार्टिसिपेशन भी हो लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूशन में, इंप्लीमेंटेशन में। बट अगर एक ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है तो वो कभी भी डेमोक्रेटिक रूल की तरफ नहीं जाएगा ना। इलेक्शंस, लोकल रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं लेगा जो उनकी ही अथॉरिटी को चैलेंज करे। तो उन्होंने बोला ठीक, लोकल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं टू पैसिफाई द एंगर ऑफ द लोकल पॉपुलेशन कि भाई नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, आउटसाइडर्स नहीं है, हम आपके अपने बंदे ला रहे हैं। आपको, आप जो लैंग्वेज आप बोलते हो वही लैंग्वेज ये बोलते हैं, जो कपड़े आप पहनते हो वही कपड़े ये पहनते हैं, जिस रेशियल बैकग्राउंड के आप हो उसी रेशियल बैकग्राउंड के ये भी हैं, जो खाना आप खाते हो वो खाना वो खाते हैं, जैसे आप दिखते हो वैसे ही वो दिखते हैं। देखिए आप ही के जैसे बंदे हैं, बस हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये चीज़ बोली नहीं जा रही है, दिखाया जा रहा है कि जो बंदे उठाए हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंट्स हैं, बट काम आपका करेंगे। इसीलिए यहाँ पे नॉमिनेट करे गए ये 3 बंदे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किसके द्वारा? वाइसरॉय के द्वारा। ठीक। अगेन मैं बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन 1861 के अंदर अगर आपको पूछा जाता है तो कभी भी इलेक्शन का कंपोनेंट नहीं आया था यहाँ पे। और आप भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यस, इलेक्शंस इंट्रोड्यूस नहीं कराए गए थे। ठीक है, नॉमिनेट किए गए थे बंदों को। अगला, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको याद हो, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे, उसके रूल की बात कर रहे थे 1773 से 1853, तो हमने सेंट्रलाइजेशन की बात की थी कि पहले एक गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को उनके सबऑर्डिनेशन में रखा। पहले लेजिस्लेटिव पावर नहीं ली, लेकिन बाद में उनसे लेजिस्लेटिव पावर भी ले ली कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसकी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जो पूरे इंडिया को के लिए लेजिस्लेट करेगी, लॉज बनाएगी, इनैक्टमेंट करेगी। ठीक, तो मद्रास और बॉम्बे के लेजिस्लेटिव पावर भी चले गए। अब उस चीज को रिवर्स किया गया इस एक्ट में। उन्होंने बोला कि हम वापस रीस्टोर कर देते हैं बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर, और इसी को बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर। कि ऐसा है, अब सेंट्रल अथॉरिटी आपके लिए लॉ नहीं बनाएगी, आपकी लोकल कंडीशंस को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो बेटर है कि आप अपनी लोकल कंडीशंस, लोकल इंटरेस्ट को देखते हुए खुद लॉज बनाए। ठीक है, वो प्रोविजन यहां पे ऐड किया गया। अगला, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मतलब सीधी सीधी बात है कि जिन प्रोविंसेस में लॉज बनाने के लिए कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था, इंस्ट्रूमेंट नहीं था, एजेंसी नहीं थी, ऑर्गन नहीं था, बॉडी नहीं थी, हम वहां पे लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स बनाए ताकि वो लोकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वहां पे लोकल लॉज बना सकें। तो ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई कहां पे? एक बंगाल के लिए बनाई गई, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए बनाई गई और एक पंजाब के लिए बनाई गई। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली आपका सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, जम्मू कश्मीर, ये एरिया है। ठीक है, ऐसे ही एक नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी है जो आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जिसको आप अरुणाचल प्रदेश और इधर का एरिया जानते हो, वो उसका पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। और जो आज के वेस्टर्न रीजन है, क्योंकि पहले सिंध वगैरह, पाकिस्तान वगैरह भी इंडिया का ही पार्ट था, तो उस रीजन को पहले बोला जाता था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, इनके लिए लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। किन 3 रीजन्स के लिए? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। ठीक है,
ये हो गया आपका 1861। ओके, empowered the viceroy to make rules and laws for more convenient transaction of business in the council. In the council means in the legislative council. ये चीज आपको समझनी होगी क्योंकि ये चीजें अभी तक इंडिया में यूज हो रही हैं, बट डेजिग्नेशन और नाम चेंज हो गए। प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैज द अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड लॉज फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द पार्लियामेंट। और सेम चीज गवर्नर की अथॉरिटी में आता है, सेंट्रल पे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और स्टेट पे गवर्नर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसको रिलेटेड। तो वही चीज वॉइसरॉय को ऑथराइज किया गया कि ऐसा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की फंक्शनिंग को, डे टू डे फंक्शनिंग को और इजी बनाया जाए, कन्वीनियंट बनाया जाए। उसके लिए कोई एक लार्जर या लॉन्गर या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर की जरूरत नहीं। वॉइसरॉय को ऑथराइज कर दो कि ऐसा है, आप देखें कि हाँ भैया लेजिस्लेशन बनाने में कोई दिक्कत, कुछ डिलेज या कुछ फ्रीक्वेंट डिसीजंस लेने हो आपको, तो आप उसके लिए रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, उस रूल्स के मदद से बहुत ही आसानी से लेजिस्लेटिव काउंसिल कर सकती है। ये प्रोविजंस हमने आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखे हैं फॉर रेस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। ये बात ध्यान रखिएगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। ये होता क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम? इससे पहले जब गवर्नमेंट काम करती थी तो उसमें मान लीजिए 5 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक। ये पांचों बंदे मिलकर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप लोकल बॉडीज कहते हैं वो भी देख रहे हैं। तो इस केस में किसी के ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्या? अगर किसी ने बोला कि भैया हेल्थ में 1 लाख रुपए का एलोकेशन हुआ था, मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, 1 लाख रुपए का एलोकेशन हुआ था, वो कहाँ इन्वेस्ट हुआ और किन बेसिस पे इन्वेस्ट किया, प्रायोरिटीज क्या थी, आपने इन्वेस्ट क्या किया, तो उस केस में आप रेस्पॉन्सिबल किसको बनाओगे? क्योंकि ये पांचों काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बंदा तो रेस्पॉन्सिबल है नहीं। आज के सिनेरियो में भी क्या ऐसा होता है? नहीं। आज के सिनेरियो में आपके पास एक हेल्थ मिनिस्टर है, एक एजुकेशन मिनिस्टर है, एक मिनिस्ट्री ऑफ लोकल बॉडीज है, उसका मिनिस्टर होगा, ठीक है। और इन सब की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी है कि अगर हेल्थ में कोई दिक्कत आती है तो हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ा जाए, एजुकेशन में कोई दिक्कत आती है तो एजुकेशन मिनिस्टर को पकड़ा जाए। सेम चीज इंट्रोड्यूस कराई थी जिसको बोला गया पोर्टफोलियो सिस्टम। यही एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री किसी एक मिनिस्टर को दे दिया गया। अब अगर उस मिनिस्ट्री में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत आएगी तो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से आंसर लिया जाएगा, उससे उसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। सेम चीज, ये चीज इंट्रोड्यूस कराई गई थी 1861 के लॉ में। ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, तो इट वाज इंट्रोड्यूस अंडर 1861, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इसको 1859 में इंट्रोड्यूस कराया था, बट ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐड किया गया 1861 के काउंसिल एक्ट में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। दूसरा, वॉइसरॉय के पास पावर थी ऑर्डिनेंस मेकिंग की। पहली बार ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू दी वॉइसरॉय कब इंट्रोड्यूस कराई गई? 1861 में। इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लिएगा। पहली बार इंडिया में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो 1861 का लॉ था। इसमें हुआ क्या? विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन के बगैर ऑर्डिनेंस मेकिंग हो सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 6 months। हमारे यहां भी ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोविजंस हैं। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन कर सकता है, बट क्या 1861 के एक्ट से ही हमने वो चीज ली? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया प्रेसिडेंट के पास जो आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की पावर है वो किस एक्ट में ली गई, और आपके पास ऑप्शन अगर 1861 का लॉ आता है तो प्लीज उस चीज को निगेट कर दीजिएगा, बिकॉज ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है उस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की जो आज कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है और हमारा प्रेसिडेंट उसको इस्तेमाल करता है। वो है जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आज के टाइम प्रेसिडेंट इस्तेमाल करता है, वो 1935 के एक्ट से लिया गया। 1935 के एक्ट में जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराया गया था ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन का, सेम एज इट इज वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं, यहां पे नहीं, क्योंकि यहां पे विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। विदाउट द कॉन्करेंस, हमारे यहां जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन होता है, अगर आपको याद हो हमने ये चीज बोला था कि आर्टिकल 77 स्पेसिफिकली बोलता है कि भैया 75 स्पेसिफिकली बोलता है कि हमारे पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड और एडवाइस के बगैर
प्रेसिडेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एट द स्टेट लेवल, वो काम नहीं करता। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे नहीं होता है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस की जरूरत होती है, और वो प्रोविजन हमने 1935 एक्ट में ऐड किया था, ना कि यहां पे। But very importantly, whenever question asked for the first time, ordinance promulgation power was added through a constitutional provision by which act, तब आप बिल्कुल आंसर लगाओगे 1861 एक्ट। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डिनेंस में पता है ना ऑर्डिनेंस क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं, बहुत जनरल है। ऑर्डिनेंस एक्चुअली एक लॉ होता है, ठीक, जिसकी इक्विवेलेंस होती है जो लेजिस्लेशन बनता है, जो लॉ या एक्ट बनाता है पार्लियामेंट, उसके इक्विवेलेंट होता है। बट डिफरेंस यही है कि ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड बनाता है, ना कि कोई पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है उस टाइम लॉ की जरूरत हो रही है, किसी भी एक्सपीडियंसी को देखते हुए अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि यार ये लॉ जरूरी है इंप्लीमेंट करना इस टाइम, और लेजिस्लेचर सेशन में है नहीं, उस टाइम और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करे। प्रोमलगेट का मतलब ऐलान, ठीक, तो वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करे, एक ऐसा लॉ जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखता हो, लेकिन वो हर एक सिचुएशन में, हर एक लिमिटेशन में, हर एक कंडीशन में पार्लियामेंट्री लॉ के इक्विवेलेंट होता है। यानी पार्लियामेंट्री लॉ के ऊपर जो जो प्रोविजंस लगते हैं वो सारे प्रोविजंस और कंडीशंस एक ऑर्डिनेंस के ऊपर भी लगेंगे। इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 123 जब प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे वहां पे ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे। अभी आपके लिए जनरल जो इंफॉर्मेशन थी कि ऑर्डिनेंस क्या है वो मैंने बताया, बट आपको इस टाइम जो याद करने की जरूरत है वो यही है कि पहली बार ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इंट्रोड्यूस कराई गई 1861 में विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेचर। ये वर्ड बहुत जरूरी है आपके लिए ध्यान रखने का, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्करेंस के, क्योंकि आज जो ऑर्डिनेंस बनता है, प्रोमलगेट होता है, उसमें विदाउट नहीं, विद द कॉन्करेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये हुआ 1861 में जो हम बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहां डिस्कस कर ली। सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सीडीएस एग्जाम हो, और भी ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सब में ऐसे ही सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन प्रोविजन से रिलेटेड। तो इसमें आपको कुछ भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बट जितना हमने आपके नोट्स में प्रोवाइड किया है उसी को अंडरलाइन करिए, उसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिए। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 अगला, इसके फीचर्स देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये डेट अपने में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? 1885 में ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आ चुका। इस टाइम मॉडरेट्स का रूल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडिटेशन पे बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के बाउंड्री के अंदर चेंजेस की बात करते हैं। तो वो लगातार इंडियन गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश काउंट थ्रू वॉइसरॉय टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट लगातार क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेटिव सेटअप में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, इंडियंस का पार्टिसिपेशन कैसे और बढ़ाया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए लगातार ये रिकमेंडेशंस देते रहे हैं। और उनकी कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट स्टिल रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे वो रीजनल हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, वहां पे आपको ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाना है। ऑफिशियल मेंबर्स ऑब्वियसली ब्रिटिश क्राउन के मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो ये प्राइवेट मेंबर्स जो कि लोकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नंबर्स बढ़ाना चाहिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिकमेंड किया था, 1892 ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। बट इसमें भी प्रोविजो क्या लगा कि स्टिल ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई, नंबर बढ़ाए गए पर ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई। ठीक, दूसरा, increase the functions of legislative councils like power of discussing the budget, addressing questions to the executive। ये एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म था, क्योंकि अभी तक इन लेजिस्लेचर्स या लेजिस्लेटिव बॉडीज के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई बजट पेश करता है तो उस बजट को इवन डिस्कस किया जाए,
एक बार बजट पेश हुआ तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, वो पास्ड मान लिया जाता था बिना डिस्कशन के, बिना ये सोचे कि भाई आपने जो खर्चे बताए हैं वो खर्चे ज़रूरी भी हैं कि नहीं, बिना ये समझे कि आपने जो सोर्स ऑफ इनकम बताई है वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, आपने जो सोर्स ऑफ इनकम बताया है वो सोर्स ऑफ इनकम कहीं हमारी लोकल पॉपुलेशन पे एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं डाल देगा। आप कहीं टैक्सेस बढ़ा रहे हो तो वो टैक्सेस कहीं हमारी लोकल पॉपुलेशन पे एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं बढ़ा देगा। आप लैंड रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हो अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो कहीं वो लैंड रेवेन्यू जो बढ़ाने की बात कर रहे हो तो वो लोकल टैक्स कहीं फार्मर्स पे ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं कर रहा है कि उनकी लाइवलीहुड ही चली जाए। वो चीजें अब खत्म होती दिखाई दी, क्योंकि अब हम डिस्कस कर सकते हैं बजट। अगेन इट इज ओनली डिस्कशन ऑफ द बजट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अभी भी बजट जैसा आया वैसे ही पास होगा, कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट बजट डिस्कस कर सकते हैं। यूपीपीसीएस में आई बिलीव 2008 में या 2012 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अंडर विच एक्ट डिस्कशन फॉर द बजट प्रोविजन हैज बीन एडेड और हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो वो 1892 एक्ट में हुआ था कि पावर टू डिस्कस बजट कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, 1892 में। एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, समझ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बन चुका था लेकिन फिर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे हुए लोग एग्जीक्यूटिव को कुछ पूछ नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन यहां पे वो अथॉरिटी उन तक पहुंची कि आप एग्जीक्यूटिव से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने ये काम क्यों किया, आपने ये काम किस बेसिस पे किया, आप कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसका कोई ग्राउंड फ्रेम तैयार किया आपने, वो सारी चीजें यहां पे आ चुकी हैं। डिस्कशन, इसीलिए मॉडरेट्स का जो डिमांड्स था वो कहीं ना कहीं यहां पे फुलफिल होता दिखाई दिया। ठीक है, अगला, प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वॉइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन के थ्रू, लेकिन उसको रिकमेंड करने के लिए कोई और अथॉरिटी, इनडायरेक्ट वे ऑफ अपॉइंटिंग पर्सन्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले हमने देखा कि वॉइसरॉय नॉमिनेट तो कर सकता था, लेकिन वॉइसरॉय किसको नॉमिनेट करेगा ये रिकमेंड करना किसी के बस का नहीं था, ना किसी को अथॉरिटी थी। यहां पे एक स्टेप और बढ़ा दिया गया, स्टिल नॉमिनेट करता है वॉइसरॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, बट वो मेंबर्स जो नॉन ऑफिशियल्स हैं जिनको वॉइसरॉय नॉमिनेट कर रहा है उसको रिकमेंड करने की कुछ अथॉरिटी दी गई, किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने कुछ मेंबर्स का नाम देंगे कि भैया ये लो 5-6 नाम है, ये हमारे यहाँ के बंदे हैं, इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस कराओ, और उन नामों की लिस्ट में से ही वॉइसरॉय जो है किसी ना किसी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस करा देगा। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं उनको गवर्नर रिकमेंड करेगा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उनमें भी कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स प्रोविंशियल जो गवर्नर है वो रिकमेंड करेगा, बट किन नामों को वो नॉमिनेट करेगा उसको रिकमेंड करने के लिए भी कौन आ गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। अब अगर आप इन लोगों को ठीक से पढ़ो और इन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ो, आपको नहीं लगता कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें बैठे हुए जो लोग होंगे वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहे होंगे? थोड़ा सा देखो, ये नाम देखो, वहां पे भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, यहां पे भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन का होता है, बिजनेसमैन का इंटरेस्ट ब्रिटिश के साथ जुड़ा है, तो किसके मेंबर्स आएंगे? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन ऐड ऑन किया, लेकिन अभी भी मेंबर्स कौन है, वही जो इंटरेस्ट सर्व करेंगे, किसका, ब्रिटिश का। ठीक है, Act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats। वही मैंने बताया, इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कि अब बंदे नॉमिनेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा, वॉइसरॉय के द्वारा, लोकल लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नर्स के द्वारा, बट उनको रिकमेंड कौन कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यूनिवर्सिटी बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो रिकमेंड कर रहे हैं कि सर ये हमारे बंदे, इनको आप नॉमिनेट करिए, और गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर्स और वॉइसरॉयज उन्हीं में से ही बंदे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेट करते हैं। ठीक, आज के लिए आपका ये दो एक्ट 1861 और 1892
यहीं पे ख़त्म करते हैं हम इसको। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इनमें जो बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजंस हमने डिस्कस किए, यही चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कोई भी इनडायरेक्ट या घुमा के कोई भी चीज़ें यूपीएससी भी नहीं पूछता, वो बस लैंग्वेज पे कुछ डील करता है। यूपीएससी की जहाँ तक बात है वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, वरना यही डायरेक्ट प्रोविजन से पूछते हैं। जहाँ तक स्टेट एग्जाम्स का सवाल है या जूनियर लेवल एग्जाम्स का सवाल है, सीडीएस एनडीए वगैरह, उसमें वो भी चीज़ नहीं की जाती। उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, ऑर्डिनेंस सिस्टम का पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन का पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया। अभी तक डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन नहीं हुआ, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी तक डायरेक्टली इलेक्टेड बंदे नहीं आए या इलेक्टेड बंदे ही नहीं आए, ज्यादातर नॉमिनेटेड बंदे थे। 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराया, बट स्टिल दे वर नॉमिनेटेड। ठीक है, 1919 और 1935 एक्ट, ये तीन ऐसे लेजिस्लेशन है 20th सेंचुरी के, जिन्होंने पूरे के पूरे हमारे जो नेशनल मूवमेंट है उनको कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया, और इन्हीं तीन लॉज के आगे चल के इंपैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी दिखाई गए, क्योंकि इन लॉज में स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो अपने में बहुत बड़ा लॉ था, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिस्कस किया, और उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, स्पेशली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वो पूरा का पूरा उठा के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। ठीक, वो एक बड़े टॉपिक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप प्लीज इन चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, हैव फन विद द नॉलेज। थैंक यू।